Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations. Dear students, आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी यूईटी के अंदर अप्लाई करके बैठे हुए हैं और आज 24 जुलाई 2026 उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यूईटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस होने जा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमने कैसे देखनी है। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मेरिट लिस्ट जो है 24 जुलाई अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो हम सुबह उठेंगे और 24 जुलाई का डे होगा, हम वेबसाइट खोलेंगे और मेरिट लिस्ट लग चुकी होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी यूईटी की मेरिट लिस्ट लगती है तो इसके अंदर आप लोगों को ढेर सारा इंतज़ार करना पड़ता है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए यूईटी ने ऑफिशियली अपना अनाउंसमेंट दे दी हुई है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर कि 11 बजे आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, रात के 11 बजे। अब आप लोग इसको देख के इसके अकॉर्डिंगली अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जब भी मेरिट लिस्ट लगेगी वो रात में लगेगी और कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे वो सुबह में ही देखेंगे मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो अब मेरिट लिस्ट देखनी कैसे है वो मैं आप लोगों को साथ में ही बता देती हूँ। आप लोगों ने वही पोर्टल के ऊपर आना है जिसे आप लोगों ने अप्लाई किया था 2026 के लिए। अब आप लोगों ने ये 5th वाले पॉइंट के ऊपर आना है, ये वाले पॉइंट पे। अभी ये आपको क्लोज्ड शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। 24 जुलाई को ही होगी, लेकिन जैसे ही अनाउंस होगी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी मेरिट लिस्ट यहाँ पे फिर चेक कर सकेंगे। आप लोगों ने यहीं से अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है। मेरिट लिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कोई लिस्ट नहीं बनी हुई आ जाएगी। आपके सामने सिर्फ एक आपका ऑफर लेटर आएगा जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी और एक आपकी ये बात लिखी होगी कि आपका एडमिशन किस फील्ड में, किस प्रोग्राम के अंदर, किस कैंपस के अंदर हुआ है और आप किस कैटेगरी के अंदर हुआ है। और दूसरी बात ये लिखी होगी कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट जो करवाने हैं उसकी लास्ट डेट क्या है। आप लोगों की हर स्टूडेंट की जो लास्ट डेट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में जब अपने जाना है डॉक्यूमेंट्स लेके तो आपने किस जगह पे जाना है, कहाँ पे वो लोकेशन मौजूद है, आप लोगों को सारा वेन्यू और टाइम वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। आपने उसी टाइम और वेन्यू के अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे रिपोर्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों ने हर सूरत में उसी डेट, टाइम और स्लॉट के अंदर पहुँचना है जो आप लोगों को ऑफर लेटर पे मेंशन होगी। ये वीडियो मैं इसलिए पहले बना रही हूँ ताकि बाद में ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आप लोगों ने या इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आपके ऑफर लेटर के ऊपर डेट और टाइम मेंशन है आपने उसी टाइम के ऊपर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को फिर यूनिवर्सिटी वाले प्रॉब्लम करते हैं। 2026 के अंदर भी 2025 के अंदर भी ये प्रॉब्लम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इसमें थोड़ा सा टाइम के मार्जिन से पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था स्टूडेंट्स को कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिन्स थे उन्होंने उनको जो चलान वगैरह है वो देने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो आप किसी भी इनकन्वीनियंस से बच सकें इसलिए आप लोगों को जो टाइम मिला है उससे आप थोड़ी देर पहले निकल आएँ। अगर आप किसी बहुत दूर दराज के एरिया से आ रहे हैं तो आप तब भी वहाँ से टाइम पर निकले, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो तो आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। जो मेरिट लिस्ट जब लगती है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम पे सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग एक एडमिशन स्केड्यूल के ऊपर सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं। अब आप लोगों की 15 जुलाई लास्ट डेट थी, 17 को हाफिज़ कुरान का टेस्ट था, 20 जुलाई को स्पोर्ट्स का टेस्ट था। पहली जो मेरिट लिस्ट है ये इंशाल्लाह आज 24 जुलाई 2026 को आप लोगों की अनाउंस हो जाएगी। लास्ट डेट जो होगी वो आप लोगों के ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होगी। लास्ट डेट जो है ना वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, और 7 जुलाई को आप लोगों की 7 अगस्त को आप लोगों की लगेगी सेकंड मेरिट लिस्ट। 7 अगस्त का मतलब है कि 7 अगस्त से पहले 24 जुलाई और 7 अगस्त के दरमियान जो स्लॉट है इसी स्लॉट्स के दरमियान में आपका कहीं ना कहीं टाइम मेंशन होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने हैं। ठीक है, 7 अगस्त को आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर उसकी अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद आप लोगों ने अगर आपका नाम आता है तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं जो भी टाइम आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा उसके ऊपर। थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी 14 अगस्त को और फोर्थ मेरिट लिस्ट आपकी 21 अगस्त को अनाउंस होगी।
और उसके बाद जो आप लोगों की सिंगल प्रोग्राम चेंज ऑफ प्रेफरेंस है वो आप लोगों की 15,000 पे करने के बाद आप लोगों को ये प्रोग्राम चेंज ऑफ प्रेफरेंस का एक ऑफर, जो एक ऑप्शन होती है वो मिलती है। वो भी उस सूरत में जब वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर होती है। ये आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा 28 से 30 अगस्त के दरमियान, और इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी ये 1 सितंबर को लग जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके बाद आप लोगों का एक प्रॉब्लम आएगा कि आप लोगों की जो फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस, जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के अंदर या नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई ही नहीं किया था, या फिर उनका नाम ही नहीं आया था, या उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस बाद में ऐड किए हैं, चेंज किए हैं, या जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसकी गेम से आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स को दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली दोबारा से admission.uit.edu.pk के वेबसाइट के थ्रू दोबारा से अप्लाई करना होगा। अब इसके लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 से 7 सितंबर के दौरान। अब इसके अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रिमूव हो गए थे, अब वो स्टूडेंट्स अपने आप को दोबारा उनके लिए ऑनलाइन सबमिशन के लिए पोर्टल दोबारा से ओपन होगा। वो दोबारा से जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनका एडमिशन कहीं पर भी नहीं हुआ, 4 मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम ही नहीं आया, या वो सिलेक्ट नहीं हुए, या अपने डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट नहीं कर सके हैं टाइम पर, तो वो 3,000 रुपये का फीस चालान पे करके वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करेंगे और 2 से 7 सितंबर के दरमियान वो अप्लाई करेंगे दोबारा। फिर उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो 8 सितंबर को अनाउंस होगी और 10 सितंबर आपके पास लास्ट डेट होगी उसको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने की। फिर इसके बाद 11 सितंबर से 15 सितंबर के दरमियान आपके पास टाइम आएगा वॉक इन एडमिशन का। अब वॉक इन एडमिशन क्या होता है, इसके अंदर आपका सिस्टम ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट पहले आएगा, पहले अपनी एप्लीकेशन देगा, उसका मेरिट बनेगा, वो स्टूडेंट की सीट फिल हो जाएगी और फिर बाकी जो जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो रह जाएंगे। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होगा। इसमें भी आप लोगों को 3,000 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आपका एडमिशन कहीं पे भी यूईटी के अंदर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी हर फ्राइडे लगती रहा करेगी, और जो फ्राइडे की फ्राइडे आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। वैकेंट सीट्स जहाँ पे भी अवेलेबल होंगी वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा। हर फ्राइडे के फ्राइडे आप अपना पोर्टल चेक करेंगे और जिस फ्राइडे आप लोगों ने का नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आया उससे नेक्स्ट थर्सडे, उससे नेक्स्ट आने वाले थर्सडे के अंदर तक आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। 22 सितंबर को आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नंबर्स आप लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे और हर डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन होगी। और हॉस्टल अलॉटमेंट्स जो हैं वो 31 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएंगी और ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। और उसके बाद रेगुलर क्लासेस का आगाज़ जो है वो 7 सितंबर से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अब ये यूईटी का मैंने आप लोगों का सारा प्रोसीजर समझा दिया है। अब जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कितनी मेरिट लिस्ट लगनी है, कितनी नहीं लगनी है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि टोटल जो रेगुलर लगनी है ना वो 4 लगनी है। उसके बाद जो लगनी है उसके अंदर आप लोगों का वो जो एक्सेप्शनल केस बन जाएगा कि आपने सबमिट नहीं करवाए डॉक्यूमेंट्स, आपका नाम कहीं पर भी नहीं आया, ये उस सूरत में होगा। ठीक है। अब आप लोगों को चौथी, मैं एक दफ़ा सारा प्रोसेस जो है ना एक दफ़ा 1 गो में दोबारा रिवाइज करवा देती, क्योंकि जब चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी वो तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, हर स्टूडेंट के लिए लगेगी। ठीक है। चौथी मेरिट लिस्ट तक ऑलमोस्ट एडमिशन्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद 28 अगस्त से जो टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक प्रोग्राम की प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को 1500 रुपये का चालान पे करके वो एक प्रेफरेंस चेंज करनी होगी। वो एक प्रेफरेंस आप चेंज करेंगे, आपको लगता है उसमें आपका नाम आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर अगर आपका एग्रीगेट बनेगा तो उसके अंदर आपका नाम अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर शामिल हो जाते हैं जिनका एडमिशन हुआ ही नहीं या फिर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सके टाइम पे, उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा कि वो दोबारा से अप्लाई करें। दोबारा से जो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो प्रोसेस रिपीट किया था, उन्होंने 3,000 का चालान पे किया था, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा अपना पूरा फॉर्म फिल किया था और फिर अप्लाई किया था, वो टाइम आपको दोबारा दिया जाएगा 2 सितंबर से 7 सितंबर के दरमियान। इस दौरान में फिर 8 सितंबर को आप लोगों की इस केस की मेरिट लिस्ट लगेगी दोबारा से,
और 10 सितंबर को आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होगा। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपना एडमिशन करवा लेंगे, हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी नहीं होता, फिर आप लोगों के पास दोबारा एक चॉइस आएगी कि आप लोग वॉक इन एडमिशन्स के अंदर अप्लाई करें। वहाँ पे आपको फिर 3000 का चालान पे करना होगा और वहाँ पे आप लोगों को मिनिमम मेरिट पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। 11 से 15 के दरमियान इस फेज़ का ड्यूरेशन होगा और इस तरह के ड्यूरेशन के लिए हर जुमे के जुमे आपकी जब वॉक इन एडमिशन स्टार्ट होंगे ना, तो हर जुमे की आप लोगों की वो मेरिट लिस्ट लगा करेगी और उससे आने वाले नेक्स्ट थर्सडे को आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। यूईटी के अंदर आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का टाइम मिलेगा ना, वो फ्राइडे की मेरिट लिस्ट के बाद थर्सडे तक का टाइम, जितना 4 से 5 दिन बनते हैं ना, इन्हीं का ड्यूरेशन होगा। और जो आप लोगों को जो 4th मेरिट लिस्ट तक के स्टूडेंट्स हैं ना, ये वो स्टूडेंट्स का जो टाइम होगा ना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उनका टाइम जो ऑफर लेटर पे लिखा है ना, उनको उसी टाइम पे रिपोर्ट करना है, अदरवाइज वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को एडमिशन स्केड्यूल समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अब स्टूडेंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बाद हमने क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे कैसे लेके जाने हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को एडमिशन स्केड्यूल समझा दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बात समझाऊंगी आपकी यहीं से फर्स्ट मेरिट लिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, ये 24 जुलाई को आज मेरिट लिस्ट लगी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका नाम आ गया कंप्यूटर साइंस के अंदर A1 कैटेगरी के अंदर आ गया नाम उसका। और एक दूसरे स्टूडेंट को A2 कैटेगरी की एग्जांपल से ले लेते हैं कि उसका नाम आ गया A2 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब उसने क्या करना है, उसके ऑफर लेटर के ऊपर उसकी एक डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल, उसको कहा जाता है कि उसके ऑफर लेटर पे मेंशन होता है कि उसने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्टूडेंट अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, जो उसको फॉर्म्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो जो आप जिनका बहुत ज़्यादा शोर करें कि कौन कौन से फॉर्म्स चाहिए, वो सारी बातें मैं अभी आपको बताती हूँ। वो अपने घर से, अगर आप आउट स्टेशन से बिलोंग करते हैं ना, तो आप लोगों ने फिर अपने घर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाने हैं। वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊँगी। आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी जब जाके आप अपने वेन्यू में जहाँ पे भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको केमिकल इंजीनियरिंग सेमिनार हॉल की एग्जांपल दिया, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो आप लोगों को एक फ़ोल्डर देंगे या एक फ़ाइल देंगे, उसके अंदर वो आपको एक चालान फॉर्म रख के देंगे। वो चालान फॉर्म के अंदर आपकी फ़ीस लिखी होगी। फ़ीस कितनी होगी वो आप लोग यहाँ पे, आप यूईटी की वेबसाइट के ऊपर आएँ, यहाँ पे यूईटी की वेबसाइट पे आप यहाँ पे BS एडमिशन में जाएँ। BS में एडमिशन में आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ पे अब उन्होंने आपको सारा बता दिया, A1, A1 M, I, L, M, P, R, B, D, E, H, J1, K, Q1, Q2, U1, U2, H1, H4, N, M कैटेगरीज़ की ये फ़ीस है। ये कैटेगरीज़ क्या है, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई जा चुकी है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, यूईटी कैटेगरीज बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोग को बड़ी डिटेल के साथ सारी कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया गया है। मैं मेजर डिफरेंस बता दूं कि ये जो सब्सिडाइज्ड वाली साइड पे, ये जो इधर वाली साइड पे जितनी भी फीस लिखी हुई है, ये कैटेगरीज लिखी है, इनका मतलब है कि इनका ओपन मेरिट है, इनका जो मेरिट है ये थोड़ा हाई होता है, और फीस जो होती है वो रेगुलर होती है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। और तीसरी बात यह है कि इनके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जो पार्शियल सब्सिडाइज्ड है, उसके अंदर आप लोगों के पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, फीस 35% ज़्यादा हो जाती है, और आप लोग का मेरिट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे आप लोगों की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो A1 के स्टूडेंट्स हैं, या सब्सिडाइज्ड, मैं अब यहाँ पे नाम लूँगी, सिर्फ कैटेगरी का नाम नहीं लूँगी, सब्सिडाइज्ड फ़ी है, या आपका A1 में नाम आ जाता है, या A1 M में, या आपने किसी भी इस तरह के एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है। A1 सिर्फ पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही।
आप लोग अगर सब्सिडाइज्ड कैटेगरी वाली साइड पर आ जाते हैं तो आप लोगों ने 54,050 रुपीज़ पे करने हैं एडमिशन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिशन फ़ी होगी, जिसने आप लोगों को कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आप अपना एडमिशन यूईटी से कैंसिल करवाते हैं तो ये 54,050 रुपये आपको वापस नहीं मिलने। उसके बाद आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, वो आपके सारे चार्जेस ये लिख दिए हैं। इन सब का सम अप करके आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों की टोटल फीस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अगर बात करते हैं उसकी A2 कैटेगरी की या पार्शली सब्सिडाइज्ड कैटेगरी की, तो उसकी जो एडमिशन फ़ी होगी इन फर्स्ट सेमेस्टर, जो आप लोगों ने एडमिशन फ़ी सिर्फ पे करनी है, वो होगी 74,040 रुपीज़। उसके बाद जो आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो आप लोग के चार्जेस होंगे वो ये सब होंगे, ठीक है। आप लोगों की जो फर्स्ट एडमिशन फ़ी ये होती है और जो साथ में आप लोगों के जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो डिफरेंट होती है, वो भी ऑलमोस्ट इतनी होती है। और आप लोगों के उसके अंदर ये चार्जेस होते हैं, ये सेमेस्टर के चार्जेस हैं, ये एग्जामिनेशन फ़ी है, ये फैसिलिटी चार्जेस हैं डे स्कॉलर या हॉस्टलाइट्स के लिए, ये समर सेमेस्टर सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ी के, ये इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने काउंटिंग के अंदर। और डिग्री एंड फाइनल डीएमसी एंड वेरिफिकेशन, ये सब भी आप जो है ना इसको भी एक्सक्लूड कर दें। आप लोगों ने अपनी फ़ीस के अंदर सिर्फ इस अमाउंट को ऐड करना है, या एग्जामिनेशन फ़ीस और फैसिलिटी चार्जेस, ये 2-3 चीज़ें आपकी ऐड होती हैं। और आप लोगों की बस इस तरह से ये फ़ीस बनेगी, ऑलमोस्ट यही फ़ीस आपकी होगी। ये जो नीचे आपकी फ़ीस लिखी हुई है ना, ये आप लोगों की फ़ीस का हिस्सा नहीं है, ये सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है, ठीक है। और आप लोगों की जो सारे आप लोगों के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनकी फ़ीस एक ही होती है। जो यूईटी की फ़ीस है वो यूनिवर्सल फ़ीस होती है, वो सबकी एक जैसी होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लेकिन आप लोगों की जो यूनिवर्सल फ़ीस है ना, वो सब डिपार्टमेंट्स की एक ही होती है। अब सेमेस्टर के हॉस्टल चार्जेस क्या होते हैं? हॉस्टल चार्जेस, अब हॉस्टल्स की बात का क्या मतलब है, ये ना आप लोगों के पास जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ना, ये सारा ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों के पास सारा एक फ़ीस स्केड्यूल होता है ना, वो है। अब जो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट है ना, वो ये देखें, यहाँ पे लिखी हुई है, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो आप लोगों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि आपकी एडमिशन फ़ीस होगी, मैंने अभी आपको बताया, वो है 54,050 रुपीज़। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आप लोगों ने 7 सितंबर से पहले पहले सबमिट करवानी होती है, ये आपको वो टाइम दे देते हैं। 56,290 रुपीज़, ये आप लोगों की सब्सिडाइज्ड कैटेगरी की फ़ी है, ठीक है। और पार्शली सब्सिडाइज्ड की मैंने आपको बोला था 35% ज़्यादा होगी, तो आपकी एडमिशन फ़ीस होगी 74,040। आपका ये ऊपर जितनी कैटेगरीज लिखी हैं इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आपका नाम आता है तो आपकी फ़ीस ये है 74,040 रुपीज़, और आपके सेमेस्टर की फ़ीस होगी 85,250। अब यहाँ पे एक और मेजर क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारा नाम A2 के अंदर आ जाता है और बाद में हमारा नाम सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर अपग्रेड होकर A1 में चला जाता है, तो जो हमने एक्स्ट्रा चार्जेस A2 के लिए पे किए थे उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि जब आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का चलान आएगा ना, वो आप लोगों का अपडेट होके आएगा, या आप लोगों का वो जो चलान अपडेट होके आएगा उसके अंदर फिर जो आप लोगों ने उस टाइम पे ज़्यादा चार्जेस पे किए थे वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर या थर्ड सेमेस्टर के अंदर कंपनसेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के उधर से, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 70,000 पे किया, इधर 50,000 है, तो आप लोगों ने ऊपर 20,000 ऊपर पे किया ना फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों का जब ये सेकेंड सेमेस्टर का चलान आएगा तो इसके अंदर से वो 20,000 कट आउट होके आएगा। अगर यहाँ पे 72,000 फीस है तो इसमें से भी 20,000 कट जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों का इस तरीके से कंपनसेट हो जाएगा, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। और जिन स्टूडेंट्स का A1 में नाम आया था अपग्रेड होके A2 में चला गया, अब उनकी फ़ीस जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो उनके फिर जो सेकंड सेमेस्टर का चलान आएगा उस चलान के अंदर वो उनके पैसे जो अमाउंट होगी या आप लोगों की फ़ीस होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, फिर सेकेंड सेमेस्टर से वो आप लोगों से ऐड करवा लेंगे, या फिर वो सेकेंड सेमेस्टर से ऐड करवा देंगे, या फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये वैसे कम ही होता है क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट का चालान भी वो साथ ही दे देते हैं, और आपको फोर्स करते हैं कि आप इसको एज सून एज पॉसिबल ही सबमिट करवाएं। और 7 सितंबर तक आपके पास डेडलाइन होती है, क्योंकि 7 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले आपने सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है। तो वो आप लोगों ने ऐसे करना है, वो फिर आप लोगों का सेकेंड या अपकमिंग सेमेस्टर के अंदर आपका कंपनसेट हो जाता है। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। आई होप कि आप लोगों को अब यहाँ पे ना कंप्लीट बात समझ आ गई है। ये चीज़ें जो है ना आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन कि इसके अंदर कौन कौन से आपके चार्जेस ऐड हुए होते हैं, ठीक है। जो बाकी के चार्जेस हैं ये आप लोगों के, जो आप लोगों ने अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पे करने हैं ना, वो आपके सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक है। बाकी चार्जेस जो है ना वो आप लोग के बाद में ऐड होते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास ये मेरे ख्याल से अब आपके सामने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8 सेमेस्टर के आप लोगों के पास पूरा चार्ट बना हुआ है फ़ीस का। और टोटल 8 सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 7,13,920 रुपये बनती है। और जो पार्शली सब्सिडाइज्ड है इसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, इसकी तकरीबन 10 लाख तक आपकी 8 सेमेस्टर की फ़ीस चली जाती है। और जो सेमेस्टर कुछ 5 साल के होते हैं उनकी फ़ीस फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी फ़ीस 9 लाख तक चली जाती है और इधर 14 लाख तक। तो आप लोगों के पास इतना डिफरेंस आता है। यहाँ पे 5 साल का मतलब है कि कुछ डिग्रीज ऐसी भी होती हैं, जैसे आर्किटेक्चर की डिग्री होती है वो 5 ईयर्स की होती है, या अगर आपकी डिग्री एक्सटेंड हो जाए किसी सूरत में किसी वजह से, तो वो फिर फीस इस तरीके से बढ़ जाती है। ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब हॉस्टल की बात करते हैं। हॉस्टल के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट अबाउट हॉस्टल्स। हॉस्टल्स क्या आपका सीन ये होता है कि जब आपने वहाँ पे जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ना, उसी दिन आपने अपने हॉस्टल की फ़ीस भी साथ लेके जानी है। उधर आपको हॉस्टल का चालान भी मिल जाएगा जब आप लोग जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, अगर आप उनको वहाँ पे फिर आप लोगों के पास एडमिन ऑफिस के अंदर आप लोगों को हॉस्टल के वार्डन का, सीनियर वार्डन का ऑफिस है वहाँ पे जो आप लोगों को ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ पे आप उनसे अपना चालान जनरेट करवा के लेके आएंगे। और वहाँ पे आप लोगों को जितने भी रुपीज़ का चालान देंगे वो मोस्टली आप लोगों को ये डॉर्मेट्री वाला देते हैं, आई गेस 30,000 का होता है, और ये सब्सिडाइज्ड के लिए और पार्शली सब्सिडाइज्ड के लिए 17,000 होते हैं। तो आप लोगों ने हॉस्टल की फ़ीस भी उसी टाइम पे करवा देनी होती है। और आप लोगों की इससे मज़ीद जो चार्जेस लगते हैं वो जिस दिन आप लोगों को हॉस्टल अलॉट होता है, फॉर एग्जांपल 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आपको 5 या 6 सितंबर को यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लिए बुला लिया जाता है। आप लोगों ने उस दिन जब जाना है, उस दिन आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका मैट्रिक और इंटर वगैरह का सर्टिफिकेट होगा, आपका बी फॉर्म या आपका CNSE होगा, और उसके साथ आप लोगों की कुछ पिक्चर्स मांगते हैं वो। और साथ में आप लोगों ने ये 2800 रुपये का जो चालान है ना, ये आप लोगों से ये 2800 रुपये के चार्जेस जो है ना, ये आप लोगों से हॉस्टल के एडमिशन फ़ी के तौर पे मांगे जाते हैं, और ये आपने पे करने होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ये तकरीबन 3,000 ये बनता है। और ये आप लोगों का 13,000 जो है वो आपके 13,000 होगा या 16,000 होगा, ये आपके हॉस्टल की बेसिस पे होगा। ये आपको आपका चालान देख के पता चलेगा। तो तकरीबन आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि हॉस्टल के लिए आपको कितने चार्जेस रिक्वायर्ड हैं मिनिमम। सब्सिडाइज के लिए ये हैं और पार्शली सब्सिडाइज के लिए ये हैं। अब मैंने आप लोगों के सामने सारा ये फीस का भी जो झंझट है ना वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया। आप लोगों ने सिर्फ ये नीचे वाला टेबल देखना है, ऊपर वाला जो है ना वो बाकी सेमेस्टर्स के लिए भी है, तो आप लोगों को वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आसान सा है। ये आप लोगों ने नीचे वाला टेबल देखना है। आप लोगों के पास सीधा सीधा ये आप लोगों के पास तकरीबन 1 लाख रुपया बन जाता है, और ये कुछ अमाउंट जो है ये 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। तो आप लोगों की जो पार्शली सब्सिडाइज की फीस है वो तकरीबन 35% ज़्यादा होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब मेरे ख्याल से फीस स्ट्रक्चर वाला और हॉस्टल वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई आप सबको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे आप लोगों को सब बता दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, आप सर बिलाल के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लियो, वहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी। 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करके आप लोगों ने फील फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट हॉस्टल्स और फीस स्केड्यूल और एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अबाउट यूईटी, ठीक है। इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के दिन इजाज़त है।
उसके बाद आप लोगों के पास ये फीस स्केड्यूल मैंने अनाउंस आप लोगों को समझा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, नाम जब मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। देखिए मैंने अभी जो आप लोगों को फीस स्केड्यूल पहले समझा दिया ना, वो मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि आपका पहला स्टेप यही होना है कि आपने जाके पहले अपना फ़ी चालान लेके आना है। जब मैं ये किसी भी स्टूडेंट को बताऊंगी तो ऑब्वियसली उसके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं फ़ी कितनी लेके आऊँ घर से। तो आप लोगों को मैंने स्केड्यूल बता दिया है, आप देख लें कि आपने कितनी फ़ीस लेके आनी है अपने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग या ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब आपकी सिलेक्शन हो गया है, आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए, आपने चालान ले लिया, घर से आप चीज़ें लेके आए, आप घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके लेके आने हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। चालान जो है वो ऑनलाइन भी पे हो जाता है और यूनिवर्सिटी के अंदर दो बैंक हैं, HBL भी है और UBL भी है। दोनों बैंक में जो UET की फ़ीस है वो सबमिट हो जाती है और आप लोगों को एडमिन ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आप लोगों को UBL का बैंक भी मिल जाता है और HBL का भी मिल जाता है, आप वहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस दिन एडमिशन होता है, उस दिन वहाँ पे बहुत सारी लाइन भी लगी होती है, बहुत ज़्यादा लोग भी आए होते हैं, वहाँ पे बहुत रश होता है, इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करें। HBL के बैंक अकाउंट के लिए बंदों को आप ढूंढ के रखें, लेकिन थोड़े वो आपके ट्रस्टेड होने चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर करें, इस तरह की चीज़ों के लिए इन चीज़ों को मेक श्योर किया करें, ठीक है। अब आप लोगों ने जो वो चालान पे किया है उसका ओरिजिनल बैंक चालान आपने एज प्रूफ लेके जाना है। अब हमने ऑनलाइन पेमेंट किया तो क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले स्टूडेंट्स वो जो चालान उनको मिला था वो चालान के साथ पेड रिसिप्ट जो आप लोगों की मोबाइल के ऊपर आता ही है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छा सा उसको प्रिंट आउट करवा के अपने चालान फॉर्म ओरिजिनल चालान फॉर्म के साथ अटैच करके आपने वो रिसिप्ट को आपस में अटैच कर देना है और साथ में चालान फॉर्म को भी, इन दोनों चीज़ों को आपने आपस में अटैच कर देना है। अगर आप इसको फिजिकली किसी बैंक में जाके फिर पे करवा रहे हैं, फिर आपने ऐसा करना है कि आप लोगों को तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक ही वो रिसिप्ट मिलेगी। तो एक चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो जो आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा तंग करती है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपनी जो भी फीस पे करवाते हो उसकी रिसिप्ट अगर ऑनलाइन पे करवाते हो तो स्क्रीनशॉट डिलीट कर देते हो, उसके जो प्रूफ्स होते हैं उनको घुमा लेते हो, और अगर आप उसको फिजिकली पे करवाते हो तो उसकी ओरिजिनल कॉपी ही आप लोग यूनिवर्सिटी वालों को सबमिट करवा देते हो, और फिर जब आप लोगों से प्रूफ मांगा जाता है आपके पास कोई प्रूफ होता नहीं है। तो आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने जा रहे हैं उनका प्रूफ अपने पास रखना है। हर सूरत उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें, उनको उनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के उसकी PDF बना के अपने पास सेव कर ले, लेकिन आपके पास आपके डॉक्यूमेंट एज बैकअप होने चाहिए। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी ने ले लेने हैं और वो वापस नहीं देने किसी भी तरह से। उन्होंने आप लोगों को, आप लोग अगर जाके कहें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दें तो उन्होंने सीधे आपके हाथ में नहीं पकड़ा देने, उन्होंने पहले आप लोगों से चार्जेस लेने हैं उसको विड्रॉ कराने के भी, ठीक है। आप लोगों ने अपना ओरिजिनल बैंक चालान पे करना है। अगर आप लोग उसको बैंक में फिजिकली जाके पे करवा रहे हैं तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, जो फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें और ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो उधर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दें। और अगर आपने ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट सेव करके रखें, नहीं सेव करके रख सकते तो उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सेव कर लें, ठीक है। उसकी 2 कॉपीज़ निकलवा लें, एक कॉपी यूनिवर्सिटी को दे दें और एक कॉपी अपने पास संभाल के रखें, ठीक है। ये देखें, candidate must keep the photocopies of this challan or proof of the payment of his own record for the submission to the department। क्योंकि अब मैंने आप लोगों को ये सारी स्टोरी पता है क्यों सुनाई है, क्योंकि जब जिस दिन आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट पे जाना है ना, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होनी है, तो रजिस्ट्रेशन में आप लोगों से वो आपका कोई फॉर्म फिल करवाते हैं जिसके अंदर वो आप लोगों से आपके पेमेंट का प्रूफ भी पूछते हैं। तो अगर आपके पास ये प्रूफ ना हुआ तो आप लोगों को के लिए मसला हो जाएगा। इसलिए मैं पहले कह रही हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ सॉफ्ट फॉर्म में भी लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज होने चाहिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की इंक्लूडिंग डोमिसाइल। अब डोमिसाइल तो मैंने आप लोगों को शुरू दिन से ही कह दिया बनवा लें क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपको वो चाहिए। अब मैंने इससे पहले तो जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करते थे कहते थे डोमिसाइल नहीं है इसका क्या करें, तो मैं आपको कहती थी कि डोमिसाइल की जगह B फॉर्म अपलोड कर दे, CNA से अपलोड कर दे, या अपने मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट को
अपलोड कर दे। लेकिन अब आपका एडमिशन का टाइम आ गया है, अब आपका कोई बहाना नहीं चलना, अब आपको डोमिसाइल देना ही पड़ना है। और अगर आप लोगों ने अभी वो नहीं बनवाया तो उसको दे दें, आपको टोकन भी आप लोग का एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है, डोमिसाइल के बगैर आपका एडमिशन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल हो जाएगा। अब आपने 2 सेट ऑफ कॉपीज आपने देनी है, यानी कि 2 कॉपीज आपने फोटो कॉपीज आपने देनी है मैट्रिक की, 2 आपने देनी है इंटरमीडिएट की, और 2 आपने देनी है डोमिसाइल की। फोटो कॉपीज की बात हो रही है, अभी ओरिजिनल की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के ओरिजिनल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या आपका रिजल्ट कार्ड, आपका इंटरमीडिएट का, और इंटरमीडिएट वाले रिजल्ट के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, और ये एक जेन्युइन केस देखा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये कैंडिडेट्स होते हैं, उनके कॉलेजेस वाले उनको इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट निकाल के नहीं देते हैं, वो उनको वेबसाइट के ऊपर से ही वो सारा रिजल्ट जो है उसकी फोटोकॉपी निकाल के दे देते हैं। वो ओरिजिनल नहीं होती है, और यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और वो कहती है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ। अब जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटीज से आए हुए होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट के लिए अपने शहर वापस जाना पड़ेगा, उस बोर्ड से रब्ता करना पड़ेगा, उस बोर्ड से अपना वो वाला रिजल्ट निकलवा के लाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को मेरिट लिस्ट से पहले वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप लोगों की मेरिट लिस्ट लग जाए तो आप लोग एटलीस्ट अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके पास अगर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो जाके अपने बोर्ड ऑफिस से रब्ता करें और बोर्ड ऑफिस से वो निकलवा के आएँ, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल नहीं होगा तो आपके लिए मसला होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की या ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड की मेरे ख्याल से आपको इतनी पहचान तो होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो बोर्ड की स्टैंप होती है वो कलर्ड फॉर्म में लगी होती है, वो ब्लैक एंड वाइट पूरी शीट नहीं होती है, उसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ हिस्सा बोर्ड की तरफ से ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में कलर्ड फॉर्म में लगा होता है। ब्लैक एंड वाइट टोटली रिजल्ट कार्ड नहीं होता आपका, और उस रिजल्ट का जो पेपर क्वालिटी होती है वो भी आम पेपरों की निस्बत वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपके कॉलेजेस वालों ने आपको नहीं दिया तो उन्होंने आपको आपकी ओरिजिनल रिजल्ट आपको कहीं से भी निकाल के नहीं देना, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में स्पेशली पढ़ते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट में होंगे तो आप लोगों ने खुद रिसीव नहीं किया तो वो अलग बात होगी, लेकिन मोस्टली ये केस प्राइवेट कॉलेजेस में देखा गया। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ कॉलेजेस, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा सीन है तो अपना इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो आप खुद जाके निकलवा के ले आएँ। ये आप लोगों के एडमिशन के टाइम पे बहुत बड़ा मसला कर देते हैं। आप इतनी लंबी लाइन में जाते हैं, जब आपकी बारी आती है एक इंटरमीडिएट के रिजल्ट की वजह से आप दोबारा से उस लाइन में लगते हैं, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। फिर 4 फोटो कॉपीज़ आपको चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, आपकी पिक्चर्स चाहिए, 2 कॉपीज़ आपकी CNIC या बी फॉर्म की चाहिए। इसकी ओरिजिनल कॉपी खुदा के लिए नहीं देनी। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि CNIC और बी फॉर्म जो है वो ओरिजिनल नहीं देते, वो हमेशा ही आप लोगों का फोटो कॉपी होता है। बायोडाटा कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ऑन ₹100 जुडिशियल पेपर ड्यूली कंप्लीटेड, ये क्या है आप ये बता दें मैम, ये बता दें ये क्या है, बायोडाटा कार्ड क्या है, ये कहाँ से प्रिंट होंगे, इनको कैसे प्रिंट करवाना है, स्टाम्प पेपर पे क्या करना है, जुडिशियल पेपर क्या होता है, मैनी क्वेश्चन ऑन दिस काइंड ऑफ फॉर्म। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना ये सारी चीज़ समझा देती हूँ। हालांकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में भी हमने वीडियो बनाई थी और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी किया कि आप वो देख लें, लेकिन स्टूडेंट्स का फिर एक कन्फ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे ना यूईटी की वेबसाइट पे के ऊपर एक चेंज आ गया है। उन्होंने आप लोगों को ना अब इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ अपने फॉर्म्स के अंदर। वो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख के ना तो वो फॉर्म्स निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन उनको ये इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ही डाउनलोड सेक्शन ऑप्शन के अंदर ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होते थे, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने निकाल दिया उसमें से। ये इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आप लोग किसी भी स्टाम्प पेपर के लिए दुकान पे जाएं या जो भी आपको या किसी कचहरी वगैरह में जाएंगे, जहाँ से आपने अपना अंडरटेकिंग फॉर्म बनवाना है ना, उसी जगह से जाके आप अपना ये इनकम सर्टिफिकेट भी ले आएंगे ना तो आप लोगों का चल जाएगा। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट हर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाकी फॉर्म्स में भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से मिलेंगे। जो आप लोग को मैं पहले इनकम सर्टिफिकेट के लिए क्लियर कर दूँ कि अगर आपको अब इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो आप लोग को यूईटी की वेबसाइट से नहीं मिल रहा ना, तो आप लोगों के फादर, अगर आपके फादर
किसी भी तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके प्राइवेट एम्प्लॉय हैं आपके फादर, और उनको पे स्लिप मिलती है, तो उनकी पे स्लिप भी चल जाएगी, लेकिन वो आप लोगों के रिसेंट मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके फादर किसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका बिजनेस है, या किसी भी तरह का और प्रॉब्लम है कि उनकी पे स्लिप मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फिर इस सूरत में आप लोगों ने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अगर आपके फादर की पे स्लिप आती है तो पे स्लिप सबमिट करवा दें, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके फादर की पे स्लिप नहीं है, या जो भी आपके गार्डियन है उनकी पे स्लिप नहीं है, तो फिर इस सूरत में आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और अंडरटेकिंग फॉर्म जो है, अंडरटेकिंग फॉर्म भी मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। इस फॉर्म को आप लोगों ने जुडिशियल पेपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर 100 रुपये वाला जो आपका स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर आपने प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे ना आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो जहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं, जहाँ एडमिन ऑफिस है ना, एडमिन ऑफिस के पास में ही आप लोगों को एक टक शॉप कह लें आप या कैंटीन कह लें, वहाँ पे आप लोगों को ये सारे फॉर्म प्रिंट होके वो दे देंगे आपको, ठीक है। एक आपके लिए ये आसानी है कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जानी है। जो आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, इसमें आप लोगों को फिर वहाँ पे मसला होगा कि आप लोगों को पीएमडीसी डॉक्टर का रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिलेगा या उसकी स्टैंप नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स शो कर देती हूँ। ये आप लोग आ गए अपनी यूईटी की वेबसाइट पे, ये मैंने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक किया था और ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। अगर आप पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स, आपकी सिलेक्टेड कैटेगरीज, आप लोगों की अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो अगर आप लोगों की सिलेक्शन हुई है, तो उसके लिए आपके सारे फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्म इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप अगर आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी अदर देन पंजाब की है, तो उसके लिए जो आप लोगों के जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डिफरेंट है, तो उनके फॉर्म्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये आप लोग का डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद आप लोगों के पास ये आपका बायोडाटा कार्ड आ जाता है। इसके अंदर आप लोगों ने अपना सारा पर्सनल फैमिली रिकॉर्ड लिखना है, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड को लिखना है, एकेडमिक रिकॉर्ड को लिखना है, यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आप लोगों ने अपना फिल करवाना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपने साइन करने हैं मेडिकल ऑफिस में। यहाँ पे पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और स्टैंप लगेंगे मेडिकल ऑफिसर या प्रैक्टिशनर के। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन के आप लोगों ने ये इन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। आप लोग की 6x6 साइज होनी चाहिए, जो विजन होना चाहिए। आप विद और विदाउट ग्लासेस के साथ आपकी इतनी कंपनसेशन होगी, आपकी हेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, टीथ आपके गुड ऑर्डर में होने चाहिए, लंग्स और हार्ट आपके ठीक होने चाहिए, आप लोगों को किसी तरह की भी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ ना हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको भी पढ़ लेना है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है जो आपने पूरी करनी होती है फॉर एडमिशन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप लोगों ने करवा ली। अब जो आप लोगों का आ जाता है अंडरटेकिंग फॉर्म। अब जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ना, ये भी यूईटी ने अपनी वेबसाइट से इसको रिमूव कर दिया है। अब आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म भी खुद ही बनवाना पड़ेगा और उस अंडरटेकिंग फॉर्म के अंदर आप लोगों को ये कहा जाता है कि आपने उस अंडरटेकिंग फॉर्म के अंदर इस चीज़ को आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद आप लोगों के पास 4 विटनेसेस दी जाती हैं जो कि आपके नॉन ब्लड रिलेशन से होती है, जो यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर आप लोगों की अपनी फैमिली का पार्ट नहीं होते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं, उनसे आपने करवानी होती है। अब अंडरटेकिंग फॉर्म और जो ड्यूली आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये आप किसी भी कचहरी से जाके अपने जिस भी सिटी से आप आ रहे हैं वहाँ पे आप कचहरी में जाएंगे, उनको इनकम सर्टिफिकेट बोल दें और अंडरटेकिंग फॉर्म का बोल दे, वो आपको जुडिशियल पेपर के ऊपर प्रिंट करके दे देंगे। और अगर आप लोगों को के लिए वो प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। अभी तक के लिए आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करें, मेरिट लिस्ट का वेट करें, उसके जो मेरिट लिस्ट के अंदर जो ऑफर लेटर है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो अगर इस बात में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग आपको अपनी अदर वीडियो के अंदर एक अलहदा वीडियो बना के उसके अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए भी बता देंगे। अभी तक के लिए मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग फॉर्म जो है ये आप किसी भी कचहरी से जाके बनवा के लेके आ सकते हैं।
और अगर इसके लिए किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपके ऑफर लेटर में लिखी गई तो वो फिर उसके लिए अलग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये मेरिट लिस्ट लगने से पहले बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दें ताकि मेरिट लिस्ट लगने से पहले हम उनको कलेक्ट कर लें। तो यही दो चीज़ें जो थी वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि बाकी फॉर्म्स जो हैं ये अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर। पहले ऐसा ही होता था, 2025 में भी ऐसा ही हुआ था कि आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाई है, ये इसी फॉर्म में अवेलेबल थी। लेकिन अब इन्होंने इसको अपडेट कर दिया और इसके अंदर से वो दो फॉर्म्स को निकाल दिया है। पहले इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म, दोनों फॉर्म्स ही इसके अंदर मौजूद होते थे। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अब आप लोगों ने जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है ना, इसकी डिटेल्स आपको उसी फाइल के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपको चलान फॉर्म मिलेगा तो चलान फॉर्म आपको जिस फाइल के अंदर रख के देंगे उसी फाइल के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी होगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है। उसके 3 सेट बनते हैं। एक आपका ओरिजिनल फॉर्म्स जो अपने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक, इंटर और डोमिसाइल, वो आपका जो होता है ओरिजिनल वाला हिस्सा वो आपका सबसे ऊपर आता है। फिर आपकी फ़ोटो कॉपीज़ आती हैं, दो फ़ोटो कॉपीज़ हर डॉक्यूमेंट की। फिर उसके बाद आप लोगों का जो सबसे ऊपर आता है वो आपका पेड ओरिजिनल चलान होता है। और सबसे लास्ट पे आपके वो सारे ये फॉर्म्स होते हैं जो आप लोगों के लिखे हुए हैं, बायोडाटा, मेडिकल, ड्यूली अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमने फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्टेड करवाना है या नहीं। अटेस्टेशन का प्रोसेस जो 2024 सेशन में था, 2025 में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। पहले वो आपके फोल्डर के ऊपर लिख के देते हैं, या आप लोगों के ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा। अगर तो वहाँ पे आपके ऑफर लेटर पे मेंशन है कि फोटोकॉपीज विद अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप लोगों ने फोटोकॉपीज को अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से करवाना है। वैसे तो आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में दे रहे हैं और वो सारे वेरीफाइड होंगे, अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो आप लोगों के ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन करते हैं कि आप लोगों ने वो लेके आना है, उसको टेस्ट करवा के लेके आना, तो फिर आपने सिर्फ उसी सूरत में टेस्ट करवाना, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं आउटसाइड पंजाब में, या गवर्नमेंट सर्वेंट के चिल्ड्रन हैं, आर्म्ड फोर्सेस के, इनके लिए जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। वो फॉर्म्स आप लोगों के पास ये यहाँ पे मौजूद हैं, या फिर आप लोगों के पास ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सारे फॉर्म्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी मेरिट लिस्ट के लगने का वेट करें। एक दफ़ा मेरिट लिस्ट लग जाए तो फिर उसके बाद हम लोग बाकी की जो, अगर किसी भी तरह की जितनी बातें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई हैं, अगर ऑफर लेटर में किसी तरह की भी अपडेट आती है या किसी तरह से भी किसी भी तरह की चेंजेस आते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करवाने में, तो हम एक अलहदा और वीडियो बना के आपको दोबारा से गाइड कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों की वो जो एक क्योस था ना कि हमें ये बता दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करे थे, तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी है। जो मेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, आई होप कि इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गई हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आप लोगों को इसके अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, आपको गाइड कर दी जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, 0304066600। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा के वापस आ जाना, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों की, हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम अपडेट हो जाता है सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आप लोगों ने किसी तरह से भी अपनी फ़ीस पे वगैरह कुछ भी नहीं करवाना। आप लोगों का जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपने फ़ीस सबमिट करवा देनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के लिए आपने यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है। अगर नहीं आया नाम तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। और अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आपका अपडेट हो गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा फ़ीस सबमिट करवाने जाएंगे। कुछ भी नहीं करना
करना, आपका नाम अपग्रेड हो गया, जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी जाना है उस दिन आपने उसी डिपार्टमेंट में जाना जहाँ पे आपका नाम अपग्रेड हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है कि अगर हम लोग अपनी प्रीवियस वाली ही फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर नाम आ गया और सेकंड के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ गया, तो अब मैं कंप्यूटर साइंस में ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप लोग का मेरिट की बेसिस पे आप लोग की मेरिट लिस्ट चल रही होती है। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट अपग्रेड हो जाता है, तो जब आप अपग्रेड होकर अपनी फर्स्ट वाली प्रेफरेंस की तरफ चले जाते हैं तो आपकी जगह पे किसी और स्टूडेंट को सीट दे दी जाती है। तो ये सीट्स का मसला होता है, इसमें आप लोग अपनी प्रेफरेंस वगैरह फ्रीज नहीं करवा सकते, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। पहले हुआ करता था एप्लीकेशन फॉर्म देते थे, एप्लीकेशन देते थे, हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि आप एडमिन में जाकर किसी तरह की रिक्वेस्ट करें और वो आपकी एक्सेप्ट कर लें। ऐसा अगर हो जाए तो हो जाए, वरना ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो जिनके बहन भाई इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, या फिर आप में से वो स्टूडेंट्स जो गैप ईयर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारा सेशन 2027 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे जो बैच की डेडलाइन है वो 25 जुलाई है। एक दिन रह गया इस सेशन की डेडलाइन के लिए भी, और अगस्त में हमारे इस सेशन का आगाज़ हो जाना है। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो 2027 सेशन के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं, 2026 में नहीं ले सके एडमिशन, उनको हम स्प्रिंग के लिए तैयारी करवा देंगे। अगर वो स्प्रिंग में भी ना कर सकें, उनको इंशाल्लाह उनका स्प्रिंग में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका स्प्रिंग के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो 2027 सेशन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को हम लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगे। स्प्रिंग में भी उन स्टूडेंट्स का ही रह जाता है जो फिर अपनी जो फील्ड है या अपनी यूनिवर्सिटी है उसके साथ ज़िद लगा के बैठ जाते हैं। तो 2027 सेशन जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त से। तो अगर आपके कोई भी जूनियर, आप लोगों का कोई भी बहन भाई जो सेकेंड ईयर में इस वक्त पढ़ता है, उसको ज़रूर बताएं कि वो एंट्री टेस्ट की तैयारी टाइमली स्टार्ट कर दें। आप लोग खुद इस वक्त इस पूरे फेज से गुजर के आए हैं, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि एंट्री टेस्ट की तैयारी टाइमली स्टार्ट ना करने का नुकसान क्या होता है। तो आप लोग उनको टाइमली प्रिपरेशंस करने का ये की सजेशन दें, उनको बताएं 2027 सेशन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इनको ज्वाइन कर लें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेरिट लिस्ट प्रोसीजर एंड एडमिशन फेज। दुआओं में याद रखिएगा।